नमस्कार दोस्तों, 30 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल, कोविड-19 एंड अ कंट्री क्लब इंडिया मस्ट लीव। यहां पे शुरुआत कैसे करी गई है ये बताया गया है कि देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इटली हो गया, स्पेन हो गया, जहां पे एक समय पे कोरोना ने बवाल मचा के रखा हुआ था, वहां पे कोविड के केसेस आने अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। वहीं पे इंडिया जैसी कंट्रीज को देख लीजिए, यूएसए को देख लीजिए, ब्राजील को देख लीजिए, यहां पे केसेस भैया जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? एक तरफ केसेस कंट्रोल हो गए, एक तरफ केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ब्राजील है, यूएसए है, इंडिया है, क्या इनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है कि हम अपने केसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इसके बारे में कुछ बातचीत करिए। इस आर्टिकल को लिखा है विक्रम पटेल जी ने और बहुत इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे विक्रम पटेल जी ने। तो यहां से आपको अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सी चीजें मिलेंगी। इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी। देखिए, इस आर्टिकल को लिखा है सैयद अकरबुद्दीन जी ने। ठीक है, सैयद जी का क्या बोलना है? ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में पहले। तो अब चूंकि ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो ऑब्वियस सी बात है इनके दिमाग में वो आइडियाज रहते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के आइडियाज हैं, टू बी टेकन अप एट द यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। तो यहां पे जो कुछ बातें भी सैयद अकरबुद्दीन जी बोल रहे हैं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बातें करी जा रही है साइबर इनसिक्योरिटी के फील्ड में, साइबर फील्ड में, डिजिटल फील्ड में। आजकल दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर के सामने चैलेंजेस कैसे हैं और हम इन चैलेंजेस से किस तरीके से डील कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो कि आप नोट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में कोट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रबल इन नेपाल। ये छोटा सा एक अपडेट सा दे रखा है कि अभी नेपाल में क्या हो रहा है। फिर से जो वहां की रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसमें जो दो उनके लीडिंग हेड हैं, एक है खड्ग प्रसाद ओली जी और दूसरे हैं आपके पुष्प कमल दहल। इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। उस पावर स्ट्रगल के बारे में कुछ बातचीत कही गई है और इंडिया के लिए इस पूरे केस में क्या है इसके बारे में कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स दिए गए। कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इस आर्टिकल में, बट देख लेंगे। फॉल फ्रॉम ग्रेस। देखिए, यहां पे मलेशिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसके बारे में बातचीत करेगी। मलेशिया की पॉलिटिक्स में जो पावर गेम है, जो अभी के करंट प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपोजिशन किस तरीके से करप्ट है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। तो मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी में, 5-6 मिनट में, जिससे मलेशिया की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। ओके। फिर अगला आर्टिकल है द लिमिट्स ऑफ राहुल एज गांधी। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे राहुल गांधी जी के बारे में बात की गई है। ठीक है, उनके रोल के बारे में बात की गई, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात की, कांग्रेस पार्टी में उनका क्या रोल है, कैसे वो चीजों को देख रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करी गई है। तो देखते हैं। देखिए, अगर बीजेपी की अपोजिशन की बात की जाए तो इस देश में बीजेपी का एक ही अपोजिशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर भले ही पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और राहुल गांधी जी ने, लीडर यही है। तो इनके व्यू पॉइंट्स में क्या कमियां हैं, ये कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें यहां कही गई। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड। अब देखिए, यहां पे कुछ हैफाजर्ड से चीजें बोली गई हैं। दो लोगों ने इस आर्टिकल को लिखा है। एक है आपके कार्तिक नचियप्पन जी, दूसरे अरिंदरजीत बासु। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने अपने डिजिटल फील्ड में काम किया है। टिकटॉक को बैन कर दिया, यूएस ने भी टिकटॉक को बैन करने की बातचीत कर रहा है। 5G नेटवर्क्स को इंडिया में लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में बातचीत कर रही है, चल रही है। तो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ा हो गया, इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया का जो डाटा रेगुलेशन है वो इतना मैसिव है कि बहुत जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पे डाटा रेगुलेशन से लेके, डिजिटल रेगुलेशन से लेके जो भी बातचीत चल रही है, उस बातचीत में आगे बढ़ चढ़ के इंडिया को हिस्सा लेना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हालांकि मुझे तो इस आर्टिकल में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आया नहीं, बट फिर भी जो कुछ भी बताया गया है वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक आर्टिकल है फ्यूअर स्पेशीज मोर डिजीज। ये पैथोजेंस ह्यूमंस में आते कैसे हैं। ठीक है, कुछ बीमारियों की बात की गई जैसे एबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, निपा और फिर फाइनली कोरोना। ये कैसे, मतलब ये बताया गया कि कैसे हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ का इलाका है उसमें इंक्रोच कर रहे हैं। इस इंक्रोचमेंट की वजह से जो ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है और इस इंटरेक्शन के चलते ऐसी बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। तो इसके बारे में बातचीत कही गई है, कुछ रिपोर्ट्स की बातचीत कही गई है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये है आज के आर्टिकल्स। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल के। पहला आर्टिकल है कोविड-19 एंड अ कंट्री क्लब इंडिया मस्ट लीव, इंस्टेड एन अपॉर्चुनिटी अवेट्स the nation to join other states that recognize the value of a just public health care system। कुल मिला के शुरुआत में बोल रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो जस्ट नहीं है। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूरोप की कंट्रीज, इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज जहां पे इतनी जबरदस्त तरीके से पैंडेमिक फैल रहा था, उन्होंने अपने पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया है। इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज में तो टूरिज्म भी शुरू हो गया है। हालांकि वो टूरिज्म इंटर यूरोप में शुरू हुआ है। यूरोप के अंदर के लोग एक दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं, बाहर के लोग अभी भी उनको टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जा रहा है। अभी के लिए अगर आप यूरोप का टूरिस्ट वीजा लेंगे, शेंजन वीजा लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली कहा जा रहा है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में इसको शुरू किया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि भैया यूरोप ने अपने केसेस को कम कर लिया और यूएस देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए और इंडिया देख लीजिए, यहां पे प्रॉब्लम अभी भी एक लिमिट से ज्यादा है। इसका एक रीजन ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो कंट्री क्लब है, इसको ऑथर ने कंट्री क्लब बोला है। इस कंट्री क्लब में ऑथर किसके किसको मेंबर बता रहा है? एक तो यूएसए को मेंबर बता रहा है, एक ब्राजील को बता रहा है, एक इंडिया को बता रहा है। तो ये कंट्री क्लब के मेंबर ये 3 नेशंस है और ये 3 नेशंस को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोरोना का पेंडेमिक को कैसे रोका जाए। और इसको पता क्यों नहीं चल पा रहा, इसके रीजंस क्या दिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीजन दिया गया कि ये कंट्रीज बहुत ज्यादा पॉपुलस हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कंट्रीज फेडरल हैं, ठीक है। फेडरल तो खैर यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, इस पे तो नहीं बोलते। चाहिए, डाइवर्स हैं और डेमोक्रेटिक है। चलिए, ये तो अच्छी अच्छी बातें बोल दी गई हैं। यहां पे प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि यहां पे जो एक मेन वजह बताई गई है इन 3 कंट्रीज में कोरोना के पैंडेमिक को फैलने की, वो है टॉक्सिक लेवल्स ऑफ हिस्टोरिक इनइक्वालिटीज। टॉक्सिक लेवल ऑफ हिस्टोरिक इनइक्वालिटीज, यानी कि इन 3 कंट्रीज में जो इनइक्वालिटीज रही हैं हमारी सोसाइटी में, वो बहुत ज्यादा स्टार्क रही हैं। और इनफैक्ट ये जो इनइक्वालिटीज है वो हेल्थ केयर में भी स्टार्क रही है। अब वैसे तो देखा जाए तो यूएस में बहुत सी ये इनइक्वालिटीज हैं। आप व्हाइट और ब्लैक का इशू देख लीजिए, इंडिया के कास्ट सिस्टम और रिलीजन के लफड़े तो आपको मालूम ही है। लेकिन ब्राजील, यूएसए और इंडिया में यहां पे कॉमन एंगल क्या ढूंढ रहे हैं? हेल्थ केयर सिस्टम में जो इनइक्वालिटी है वो तीनों में कॉमन बताई जा रही है। आगे चलते हैं। The value of investing in a just public healthcare system has never been as starkly obvious, for never before have entire countries been brought to their knees by one disease। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भैया एक जस्ट पब्लिक, ध्यान दीजिए यहां पे एक कीवर्ड है, एक जस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है वो अभी से ज्यादा क्लियर पता नहीं चल सकता जब एक डिजीज ने दुनिया भर की कंट्रीज को अपने घुटने में लाके खड़ा कर दिया। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो यूएसए में भी है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ब्राजील में भी है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में भी है। प्रॉब्लम क्या है? वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जस्ट नहीं है। अब जस्ट कैसे नहीं है तो उसके बारे में क्या बताया गया? देखिए, ये जो कंट्रीज हैं इंडिया, यूएसए जैसी, यहां पे बहुत सारे डेडलियर एपिडेमिक्स रहे हैं, जैसे कि कोविड-19 तो आया ही है। अच्छा, ये ट्यूबरक्लोसिस और डायरियल डिजीज आपके यूएसए में उतने नहीं है, इंडिया में है, कुछ हद तक ब्राजील में, बट इंडिया में ज्यादा है। तो अगर इंडिया की बात की जाए यहां पे, तो कोविड-19 के अलावा इंडिया में एचआईवी है, डायरियल डिजीज है, यानी कि जब पेट खराब हो जाता है बच्चों का, पेट खराब में उनके शरीर से बहुत सारा लिक्विड और न्यूट्रिशन निकल जाता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत लोगों को हो जाता है। तो भैया कोविड-19 के अलावा इंडिया में बहुत से बच्चे, बहुत से लोग एचआईवी, डायरियल डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इनमें पुअर हैं, गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। और चूंकि वो गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है, तो उनकी मौत किसी को अफेक्ट नहीं करती। जो लोग पावर में हैं, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, वो ये देख नहीं पाते कि हाँ भाई इनके लिए भी कुछ करना है, क्योंकि वो उनके लिए उतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। तो कल की डेट में कोई डायरिया की वजह से, कोई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंडिया के किसी गांव में मर जाता है, या दिल्ली मुंबई की किसी स्लम में मर जाता है, तो जो पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का होना ना होना पॉलिटिशियंस के लिए और पावरफुल पर्संस के लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। ठीक है, ये बातें यहां पे कही जा रही हैं। तो टॉक्सिक लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं उनके लिए हाईटेक डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो आज की डेट में जब कोविड-19 फैला है, तो ये कोविड-19 अमीरों को अफेक्ट करना शुरू किया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट गरीबों पर रहा है, पर शुरू तो अमीरों से हुआ है ना। फॉरेन जाने की कैपेसिटी किसके पास है? अमीरों के पास है। तो वही कोरोना वायरस को यहां पे लेके आए। तो जब ये फैलना शुरू हुआ तो इन अमीरों की अब देखने में समझ में आ रहा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और हाईटेक डॉक्टर भी मदद नहीं कर पा रहे। अब यहां पे बात यह है दोस्तों, हमें ये समझना है वो कंट्रीज जो इस पैंडेमिक को हैंडल कर पाई,
और वो कंट्रीज जो इस पेंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाई, उनमें फर्क क्या है? उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्क है जो उनका स्टेट है, जो उनकी गवर्नमेंट बॉडीज है, वो बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है, और जो उनकी सिविल सोसाइटी है वो बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। तो जिन कंट्रीज ने इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर लिया है, वहां पे दो लोग बहुत एक्टिव है। एक तो स्टेट एक्टिव है, स्टेट में आ जाता है आपका गवर्नमेंट, दूसरा वहां की सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। ठीक है, वहीं पे अगर आप इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करो, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील की हेल्थ केयर सिस्टम की बात करो, तो यहां पे ऑथर एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश कर रहा है। एक होता है पब्लिकली फाइनेंस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि इंडिया में है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, और भी बहुत सारी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलती हैं। और एक चीज होती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के सिद्धांतों को पब्लिकली फाइनेंस्ड हेल्थ केयर सिस्टम के सिद्धांतों के साथ कंफ्यूज करेंगे, कन्फ्लेट करेंगे, कन्फ्लेट करना मतलब होता मिक्स करना, तो अगर इन दोनों चीजों को आप मिक्स करेंगे तो यूएस, ब्राजील और इंडिया भी बोल सकता है कि भैया हमारे पास ऑलरेडी एक पैन इंडिया या पैन नेशन हेल्थ कवरेज सिस्टम है, जबकि एक्चुअली में हेल्थ कवरेज है नहीं इनके पास। एक्चुअली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है? एक्चुअली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तब होती है जहां पे एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सारे लोग, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो पावर में हो, मतलब पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पावरलेस हो, तो एक गरीब रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, इन सबको बराबर से सेम क्वालिटी का हेल्थ केयर मिले, तभी आप उस सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोल सकते हो। इंडिया में पब्लिकली फाइनेंस्ड हेल्थ केयर सिस्टम तो है, और उसके प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल हेल्थ केयर के साथ मिक्स करके बोला जाता है कि भाई हमारा भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, जबकि वो है नहीं। तभी तो देखिए कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। यूएस, ब्राजील और इंडिया में यही सिस्टम चलता है, इसलिए कोरोना के पेंडेमिक को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वहीं पे आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, उन्होंने कोरोना पेंडेमिक को कंट्रोल कर लिया, इनफैक्ट अपनी इकोनॉमी को उन्होंने रिपेयर करना शुरू कर दिया है, टूरिज्म वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम इंडिया में नहीं है। हालांकि यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है और कुछ हद तक ब्राजील का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया से बेटर है, ठीक है, बट फिर भी उनमें फ्लॉज है और वो फ्लॉज नजर आ रहे हैं। तो यूएस में, ब्राजील में और इंडिया में आप देखोगे कि उनकी जो अपर इनकम ग्रुप्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है जो उनकी, वो हेल्थ केयर लेती है फी फॉर सर्विस प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से जाके ये लोग हेल्थ केयर लेते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स महंगे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गरीब आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया की बात अगर आप करो, तो प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया कैटर्स 80% ऑफ द आउट पेशेंट एंड 60% ऑफ द इन पेशेंट केयर। अब आप बोलोगे कि ये आउट पेशेंट, इन पेशेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई बुखार आया, बीमारी आई, आप किसी अस्पताल में इलाज कराने गए, मान लीजिए अपोलो में इलाज कराने गए, तो आप अपोलो में इलाज कराने गए, इलाज कराया आपने, डॉक्टर से मिले, दवाई ली, वापस ले आए, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आउट पेशेंट सर्विस। वहीं पे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मान लो आपको कुछ इलाज कराना है, तो आप हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट हो गए 2-3 दिनों के लिए, और 2-3 दिन एडमिट होकर आपने वहां पे इलाज कराया, तो उसको बोला जाता है इन पेशेंट केयर। तो आप हॉस्पिटल जाके अपना जो भी है कंसल्टेशन वगैरह करा के दवाई लेके वापस आ जाते हो, तो उसको बोला जाएगा आउट पेशेंट। अगर आप वहां पे एडमिट हो जाते हो उस हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए अपनी सर्जरी कराने के लिए, किसी भी और काम के लिए, तो वो हो जाएगा इन पेशेंट। ठीक है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर 80% ऑफ द आउट पेशेंट देखता है, 60% ऑफ द इन पेशेंट देखता है। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि हमारा देश प्राइवेट सेक्टर पे कितना हद तक डिपेंडेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम जनता गरीब है, जो कि प्राइवेट सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए आप देखिए हमारे देश में इनडेप्टेडनेस यानी उधारी का, पोवर्टी का, गरीबी का, जो लोग उधार ले लेके, जैसे मान लीजिए कोई गांव में रहने वाला कोई किसान है, उसके घर में उसकी बेटी बीमार पड़ गई, तो वो क्या करेगा? वो वहां का जो मनी लेंडर उसके पास जाएगा, कहेगा साहब हमको थोड़ा पैसे दे दो, बेटी को हॉस्पिटल में दिखाना है। वो पैसे ले लेगा और जाके बेटी को हॉस्पिटल में दिखा देगा, तो उस पैसे में तो वो उधार हो जाएगा ना, उस पैसे में उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इंडेप्टेडनेस की सबसे बड़ी वजह इंडिया में क्या है? हेल्थ केयर। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इंडेप्टेडनेस इन इंडिया इज हेल्थ केयर। आप देखिए, while the government's much heralded insurance scheme does buffer a segment of our population, the very poor from impoverishment due to hospital administration, outpatient care which comprises the bulk of healthcare expenditure remains untouched। यानी ये बोला है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर और जो स्टेट्स की दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलती है, उसके चलते अपने पॉपुलेशन के, इंडिया के पॉपुलेशन को जो पुअर है, उनको कुछ हद तक इन पेशेंट सर्विस तो मिल जा रही है, ठीक है, इन पेशेंट सर्विस, लेकिन आउट पेशेंट जो केयर है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो जो हमारी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, उनमें
इन पेशेंट केयर के लिए तो फिर भी कुछ किया गया है, आउट पेशेंट केयर के लिए उतनी चीजें नहीं करी गई। आउट पेशेंट केयर में अभी भी बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। और खास बात यह है दोस्तों, इंडिया में जो लोगों का माइंडसेट है, माइंडसेट कैसा है कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल चल के दिखाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो काफी बवाल चल रहा है, ये भी माइंडसेट डोमिनेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्चुअली में कुछ हद तक ये सही भी है। अभी रिसेंटली मैं एक दो लोगों को जानता हूं जिनको कोरोना वायरस हुआ। कोरोना वायरस होने के बाद वो 14 दिन अपने घर में क्वारंटाइन हो गए। क्वारंटाइन होने के बाद देखिए, अब आपको कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव हुआ है तो एटलीस्ट आपको नेगेटिव होना चाहिए। ऑफिस आने से पहले तो आपका कोरोना वायरस नेगेटिव होना चाहिए। जब वो लोग अपने डॉक्टर के पास गए सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपका 14 दिन का क्वारंटाइन हो गया, आप जाके ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। अब ऑफिस जाके ज्वाइन कर लीजिए वो बोल रहे हैं। जब बात की गई कि सर हमारा कोरोना का टेस्ट करके देख लो, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो टेस्ट करने से मना कर दिया। टेस्टिंग किट्स एडिक्वेट नहीं है इंडिया में। अब उन लोगों के पास एक ऑप्शन बैठता है, सरकारी हॉस्पिटल में तो ये चेक करने के लिए उनका नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, उनके पास किट नहीं है, तो या तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 4-4.5 हजार रुपए खत्म करें, जो कि मोस्टली लोग अवॉइड करेंगे। जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका है उनको तो पता है कि मेरे को हो चुका है, दवाई कोई है नहीं, तो दूसरों के बचाने के लिए 4.5 हजार का टेस्ट कुछ बहुत एथिकल लोग ही कराएंगे जाके। ज्यादातर लोग अवॉइड करेंगे और सीधे ऑफिस ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, मान लीजिए उनका कोरोना वायरस नेगेटिव नहीं हुआ है, तो उनके साथ में जिन लोगों के वो टच में आ रहे हैं उनको भी वो खतरे पे डाल देंगे। और ये उन लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की गलती है, क्योंकि वो तो डॉक्टर के पास गए थे अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने ही कोविड का टेस्ट करने से मना कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज की डेट में। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, अगर मेडिसिन बेचने वाले फील्ड की बात करो, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो इंडिया में जब मेडिसिन बेचती तो बोलती कि देखिए हम इंडिया में मेडिसिन बेच रहे हैं, इन मेडिसिनों का दाम यूरोप और यूएसए से बहुत कम है, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। यूरोप और यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूएस यूरोप के दाम है वो दाम आप इंडिया में नहीं रख सकते, आपको बहुत कम रखने पड़ेंगे। प्लस दोस्तों, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत क्लियर विजिबल इल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस यूनिवर्सल हेल्थ केयर में। सबसे पहली बात है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का वो प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी पे एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को उल्लू बनाते हैं, उल्टे सीधे इररेशनल मेडिकल प्रोसीजर्स बताते हैं, बेकार के ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस दे देंगे जाके ज्यादा ज्यादा दवाई खरीदें, जिसमें कट प्रैक्टिस भी प्ले में आती है। कट प्रैक्टिस मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले ही बताया है अपने एडिटोरियल में। ओके, पुअर को ठीक तरीके से डील नहीं किया जाता, डिग्निटी के साथ डील नहीं किया जाता, क्योंकि डॉक्टर्स के दिमाग में रहता है कि भाई ये हमको पैसे ज्यादा दे नहीं पाएगा। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं दोस्तों। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत हैं, बहुत सी पिक्चरों में भी दिखाया गया है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉफिटेरिंग को हटाया जाए। ठीक है, अभी की डेट में बहुत सारी ऐसी कितनी स्टोरीज आ रही हैं कि भैया मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए लोग अस्पताल गए और उनको अस्पताल में एडमिट ही नहीं किया, इस डर के मारे कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है। जैसे एक लेडी थी, उसकी डिलीवरी थी, वो हॉस्पिटल गई, उसको इस डर के मारे एडमिट ही नहीं किया गया कि उसको कोरोना वायरस हुआ है, तो उसने फाइनली एक वैन में अपने बच्चे को डिलीवर किया। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो एट द हार्ट इज दिस पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स इज द कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ आइदर द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे चारों तरफ, इसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि ना ही प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खासकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को इन्फोर्स करनी चाहिए। जब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स होती है, जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिस्पॉन्स ये इंपोज कर दे तो कर दे, गवर्नमेंट सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटअप नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से अगर कुछ गलती हो जाएगी तो पैसा गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। तो जरूरी है कि द स्टीवर्डशिप रोल ऑफ द स्टेट, स्टीवर्डशिप रोल मतलब सरकार ड्राइव कर रही है एक नाव को। ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर को अगर एक नाव बोलो तो वो नाव किस तरफ जाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस नाव को कौन संभाल रहा है, कौन उसको ड्राइव कर रहा है। तो सरकार ड्राइव कर रहा है हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को, तो सरकार को अकाउंटेबल करना पड़ेगा हमारे प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, ताकि जस्टिस को इंश्योर किया जा सके और हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर सारे सिटीजन को मिल सके। अभी एक और प्रॉब्लम है कि देखिए, जो सिविल सोसाइटी है और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। इंदौर में शुरू में बवाल हुआ था, हेल्थ केयर वर्कर्स को पत्थर मारने लगे थे लोग। ठीक है, हालांकि वो जो लोग पत्थर मार रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे, बट ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट में लोगों के अंदर एक टैबू है कि ये हमको बीमार कर देंगे। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टॉप डाउन में नहीं होगा, वो नीचे से शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमारी पॉलिसी कैसे काम कर रही है? नी जर्क में काम करती है। नी जर्क मतलब कि भाई अगर कुछ गलती हो गई तो उस समय पे उस गलती को एड्रेस कर दो और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा दे दो, लेकिन ये ओवरऑल हॉलिस्टिक
तरीका नहीं है हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। थोड़ा लंबा हो गया आर्टिकल, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अ क्वेस्ट फॉर ऑर्डर अमंग साइबर सिक्योरिटी, better arrangements and intense partnership, but with extra safeguards are needed in a more contested domain। यहां पे देखिए साइबर स्पेस की बात की गई, और साइबर स्पेस की बातों में दोस्तों ये बोला जा रहा है कि ये जो कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, जिस समय पे पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी बंद है, ये टाइम कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ लोगों के लिए बहुत खराब है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि एप्पल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव एडेड मोर देन $1 ट्रिलियन इन मार्केट वैल्यू। तो मतलब अभी के समय में जो एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने मिलके $1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाया। $1 ट्रिलियन मतलब होता है 1000 बिलियन डॉलर दोस्तों। 1000 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ओके, फिर अच्छा, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020, यानी 2020 से लेके अब तक अपनी मार्केट वैल्यू को उन्होंने $1 ट्रिलियन से बढ़ाया, यानी 1000 बिलियन डॉलर से बढ़ाया। फिर यह भी बोला गया है कि साइबर अटैक्स बढ़ गए। तो आप देखिए अप्रैल 2020 में there were over 18 million daily malware and phishing mails related to COVID-19 monitored by a single email provider। अब ईमेल प्रोवाइडर कौन है यहां ये नहीं बताया गया, बट इस ईमेल प्रोवाइडर के यहां आप देखिए 18 मिलियन डेली मालवेयर थे एंड फिशिंग ईमेल्स थे रिलेटेड टू कोविड-19, इन एडिशन टू मोर देन 240 मिलियन कोविड-19 रिलेटेड डेली स्पैम मैसेजेस। यानी कोविड-19 से रिलेटेड एक दिन में 240 मिलियन स्पैम मैसेजेस। फिर ट्विटर के जो हैकर्स हैं उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने $1,20,000 की हैकिंग करी। एक रैंसमवेयर था जिसने कैलिफोर्निया के किसी एक पर्सन को टारगेट किया, जिसके चलते उसने 116.4 बिटकॉइंस वसूले, जो कि बनते हैं लगभग $1.14 मिलियन। कुल मिला के कहने की यहां कोशिश क्या की जा रही है? कहने की कोशिश ये की जा रही है कि खुले आम ये डिजिटल अटैक्स चल रहे हैं। अब इन डिजिटल अटैक्स में कहा जा रहा है कि स्टेट्स का भी रोल है। जैसे कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अभी अभी हमारे ऊपर एक मेजर साइबर अटैक हुआ है जिसमें एक स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट कौन था? चाइना था। फिर चाइना के ऊपर यह भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यूएस में जो कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, उस वैक्सीन के काम करने के प्रोसीजर को हैक करने के लिए जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है यूएस के, उसके ऊपर स्नूपिंग कर रहा है चाइना, हैक करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने समय समय पर बोला है कि रशियन स्टेट द्वारा जो स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं वो यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अटैक कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, ताकि कोविड-19 की वैक्सीन रिसर्च को चुरा सकें। इंडिया में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि चाइनीज एप्स पे बैन लगाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो कुल मिला के दुनिया भर में दोस्तों इस समय पे साइबर सिक्योरिटी को फील्ड के लेके बहुत कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व है और स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो हमारा जो डिजिटल इंटरेक्शन करने का तरीका है ना, वो बदल रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक लिमिट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखिए, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, तो हेल्थ एक एक्सपर्ट इलाका है, वैसे जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी एक एक्सपर्ट इलाका है, और एक्सपर्ट्स ही इसके साथ डील कर सकते हैं। फिर ये बोला जाता है कि भाई ये जो साइबर स्पेस है, ये साइबर स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है। बोला जाता है ना कि इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं है, इंटरनेट कहीं पे कैसे भी हो सकता है, लेकिन ऑथर बोल रहा है नहीं, ये जो बॉर्डरलेस साइबर स्पेस है ना, दिस इज एन इल्यूजन। मतलब ये बोल देना कि साइबर स्पेस का कोई बॉर्डर नहीं है, साइबर स्पेस कहीं पे कैसे भी जा सकता है, ये गलत है, ये इल्यूजन है। साइबर स्पेस की भी नेशनल बाउंड्रीज होती है। ये नेशनल बाउंड्रीज कैसे होती है ऑथर ने देखिए कैसे बताया यहां पे। इंटरनेट डिपेंड करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये नेशनल कंट्रोल में होता है। तो जो क्लाउड सर्विस यूएसए में है उनको यूएसए की सरकार कंट्रोल करेगी, जो क्लाउड सर्विस चाइना में है उनको चाइना की सरकार कंट्रोल करेगी। तो टिकटॉक यूएसए में चल रहा है, टिकटॉक इंडिया में चल रहा है, बट टिकटॉक का जो सर्वर है वो चाइना में है। तो जब टिकटॉक का सर्वर चाइना में है तो उस सर्वर के ऊपर नियम कानून किसके लगेंगे? चाइना के। ऑब्वियस सी बात है, तो वो किसके कंट्रोल में होगा? चाइना का। तो देखिए यही बोला गया यहाँ पे, ईच स्टेट अप्लाइज इट्स लॉज टू नेशनल नेटवर्क्स कंसिस्टेंट विद इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड। तो जब स्टेट रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड के लिए, तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब चाइना जैसी कंट्री अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल मारती है
तो ऑब्वियस ही बात है चाइना किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबली आज के समय में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो टिकटॉक के थ्रू स्नूपिंग कर रहे होंगे, अपने हुआई के हार्डवेयर के थ्रू स्नूपिंग कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। प्लस एक और बात बोली यहां पे ऑथर ने, सिर्फ स्टेट के ऊपर इल्जाम लगाना सही नहीं है, क्योंकि जब साइबर स्पेस की बात आती है तो स्टेट के अलावा और भी स्टेक होल्डर्स हैं साइबर स्पेस में। देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जिसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर स्टेट के साथ साथ बात की जाए तो बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स भी आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जो क्लाउड सर्वर्स को मेंटेन करते हैं। आप GoDaddy.com का नाम सुना होगा, आपने HostGator का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े क्लाउड सर्वर्स हैं जो कि वेबसाइट होस्टिंग के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो साइबर स्पेस में केवल स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका दूसरे प्राइवेट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस फील्ड में इन्वॉल्व है। प्लस बहुत सारे लोग बेनाइन होते हैं, बहुत सारे लोग मैलिग्नेंट होते हैं। तो मैलिग्नेंट में आप देखिए दोस्तों, डार्क वेब चल रहा है। डार्क वेब में लिटरली जाके आप अभी AK-47 खरीद सकते हो, आपको AK-47 मिल जाएगी। ठीक है, बिटकॉइन से पेमेंट करिए, AK-47 खरीद लीजिए वहां पे। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं दोस्तों। फिर साइबर टूल्स, जो इस तरीके की मशीनरी इस्तेमाल होती है साइबर स्पेस में, जरूरी नहीं है कि वो मशीनरी बिल्कुल वेरीफाइड हो, एट्रीब्यूटेड हो सकता है कि चीप मशीनरी हो, डुअल यूज मशीनरी हो। ठीक है, चाइना में ऐसी बहुत सी मशीनरीज बनती हैं, तो उन मशीनरीज को ट्रैक करना, उन मशीनरीज को रेगुलेट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है दोस्तों। तो अब यहां पे इंटरनेशनली इस चीज के साथ डील करने के लिए किया क्या जा रहा है। तो 1998 में रशिया इंस्क्राइब्ड द इश्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑन द यूएन एजेंडा। तो यूएन एजेंडा में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में कुछ किया जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन रेगुलेशन में कुछ किया जाना चाहिए, ये रशिया ने इश्यू उठाया। तब से लेके 6 ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें 5 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये 2 साल के लिए मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन की फील्ड में किस तरीके के नियम कानून बनाने, रेगुलेशन बनाने, इसके बारे में बातचीत होती है। फिर ही लास्ट ईयर ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप शुरू हुआ है। इस ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप का भी यही काम है कि भाई डिजिटल फील्ड में किस तरीके से रेगुलेशन करना है, इसके बारे में बातचीत की जाए। 100 से ज्यादा स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात यह है कि ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप में कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं किया। जैसे इस ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप के डिस्कशन में इंटरनेट गवर्नेंस, डेवलपमेंट, एस्पियोनाज मतलब स्पूपिंग और डिजिटल प्राइवेसी को इंक्लूड नहीं किया गया है। टेररिज्म और क्राइम को इंक्लूड किया गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है। लेकिन फिर भी टेररिज्म और क्राइम को भले ही एक्नॉलेज किया गया, इंपॉर्टेंट किया गया, इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा नहीं हो रहा। वहीं पे आप दूसरे यूएन बॉडीज के ले लीजिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लीजिए, वहां पे टेररिज्म क्राइम के ऊपर बहुत बात होती है। जबकि टेररिज्म और क्राइम डिजिटल फील्ड के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, साइबर स्पेस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, बट फिर भी ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप में टेररिज्म क्राइम पे रिलेटेड बात ही नहीं हो रही है। इंटरनेट गवर्नेंस, डेवलपमेंट, एस्पोनियाज और डिजिटल प्राइवेसी को तो छोड़ ही दो। तो इन 4 को तो आप छोड़ ही दो, इनको तो बातचीत हो ही नहीं रही है। टेररिज्म क्राइम को तो एक्नॉलेज किया गया है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत होती है फिर हटा दी जाती है, क्योंकि इन ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप में भी चाइना जैसी जो कंट्रीज है वो काफी डोमिनेंट है। ये सब बातें हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंडिया में कौन सी नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन इसको बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 6 GGEs बने थे उसमें 5 में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम लोग ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन तो देखिए है। फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम लोग मेंबर हैं, वहां पे हमने बातचीत करी है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए। हालांकि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स बोल रहे हैं कि साइबर स्पेस में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। फिर क्राइस्ट चर्च कॉल आया था, अभी जो रिसेंटली शूटिंग हुई थी क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में, उसके बाद एक स्टेटमेंट आया था क्राइस्ट चर्च कॉल, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया और यह बोला कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल टेररिज्म को फैलाने में और एक्सट्रीमिज्म को फैलाने में नहीं किया जाएगा। इस कॉल को भी हमने सपोर्ट किया। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या सकते हैं। तो देखिए, यूरोपियन इनिशिएटिव है जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन, इसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसको CETS 185 भी बोलते हैं। ऐसा ही एक कन्वेंशन पैन ग्लोबल बेसिस पे बनाने की कोशिश कर सकता है इंडिया। दूसरा,
हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हमें इन्वॉल्व करना चाहिए किसके साथ? इंडस्ट्री फोकस्ड प्रोसेसेस के साथ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड शुरू किया, सीमेंस ने चार्टर ऑफ ट्रस्ट शुरू किया। तो इस तरीके के ग्रुपिंग्स में, इस तरीके की प्राइवेट ग्रुपिंग्स में हमारे प्राइवेट फर्म्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। और दुनिया भर की बात की जाए, मल्टी स्टेक होल्डर ओरिएंटेशंस में, मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशन में एंगेज करने की बात की जाए तो हम पेरिस कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेरिस कॉल क्या बोलता है? ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। तो पेरिस कॉल, माइक्रोसॉफ्ट इनिशिएटेड साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड, सीमेंस लेड चार्टर ऑफ ट्रस्ट, बुडापेस्ट कन्वेंशन, इन सबको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इनको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल था काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, काफी कुछ आई होप आपको इसमें जानने को मिला होगा। अगला आर्टिकल है आपका ट्रबल इन नेपाल। ट्रबल इन नेपाल के बारे में कुछ बहुत देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, काम भर की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, इसमें केपी ओली की सरकार चल रही है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, केपी ओली की पार्टी पहले थी कौन सी? केपी ओली की पार्टी थी यूएमएल। यूएमएल का फुल फॉर्म था यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो 2018 की पार्टी थी, इसने पुष्प कमल दहल की पार्टी के साथ मिला, इलेक्शंस लड़े और ये इलेक्शंस जीत गए। एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था केपी शर्मा ओली के बीच में और पुष्प कमल दहल के बीच में कि हाँ भाई, हम लोग इस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एक एक करके बैठेंगे इसके ऊपर। हालांकि अब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से नीचे जाना नहीं चाहते और पुष्प कमल दहल जी को पावर चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, जो दोनों लीडर्स हैं वो अपना अपना देख रहे हैं। देश के लिए तो देखिए यहां पे कोई भी नहीं सोच रहा है। केपी शर्मा ओली का क्या सीन है कि इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस को पूरा खराब होते नजर आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि केपी शर्मा ओली की कोई फॉलोइंग नहीं नेपाल में। नेपाल में लोग केपी शर्मा ओली को मानते हैं। एक बहुत बड़ा तबका नेपाल में केपी शर्मा ओली को मानता है, तभी केपी शर्मा ओली इस समय पे पावर में बैठे हैं। इंडिया में यह बोला जा रहा है कि भले ही केपी शर्मा ओली ताकत में रहें, चाहे केपी शर्मा ओली ताकत में ना रहें, केपी शर्मा ओली जैसी फोर्सेस को, जैसी आइडियोलॉजीज को इंडिया को डील करना ही पड़ेगा। तो नेपाल में जो एक एंटी इंडिया स्टैंस बन रहा है, उसे इंडिया को डील करना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया को नेपाल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल में एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगा या फिर पॉलिट ब्यूरो स्टाइल बन जाएगा। पॉलिट ब्यूरो समझते हैं ना क्या होता है? पॉलिट ब्यूरो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कमिटी होगी, उस कमिटी में कुछ लोग होंगे और वो कमिटी के लोग ही अपने नियम कानून को बनाएंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिन लोगों को लोग चुनते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं और कुछ कुछ समय पर इलेक्शंस होते हैं। तो कुल मिला के अभी नेपाल में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी प्रेजेंट सरकार अगर गिर जाती है, केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कुछ उम्मीद बनती नजर आ रही है। बट अगर केपी शर्मा ओली की सरकार बनी रहती है तो हो सकता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पॉलिट ब्यूरो की तरह राज करने लगे और पॉलिट ब्यूरो में फिर डेमोक्रेसी का सिद्धांत नहीं रह जाता। फिर इस आर्टिकल में यह भी बात की जा रही है कि जो चाइनीज एम्बेसडर है उनका भी रोल रहा है वहां की लोकल पॉलिटिक्स में। वो चाइनीज एम्बेसडर समय समय पे जो दोनों वॉरिंग फैक्शंस हैं, जिन फैक्शंस के बीच में लड़ाई हो रही है, एक तरफ ओली जी हैं, एक तरफ ये पुष्प कमल दहल जी हैं, इनके बीच की लड़ाई को कुछ समय के लिए पैसिफाई करने में जो चाइनीज एम्बेसडर है नेपाल में, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया के लिए ऑप्शंस क्या क्या बनते हैं? इंडिया के लिए देखिए ऑप्शंस बस यहां पे यही बनते हैं कि पोलराइजिंग पॉलिटिक्स को बंद करिए, नेपाल के साथ बातचीत करके अपने रिलेशंस को अच्छा करिए, ऐसा ऑथर बोल रहा है। जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों ये आइडिया ज्यादा सेटअप होने वाला है नहीं। बातचीत करनी पड़ेगी लीडरशिप से। जब से वो मधेशी वाला ब्लॉकेड हुआ है ना, तब से इंडिया नेपाल के रिलेशंस हो गए हैं बहुत ज्यादा खराब। फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल की जो मीटिंग है इंडिया नेपाल के बीच में, वो बहुत ज्यादा दिनों से स्थगित है, वो मीटिंग हो नहीं रही है। आगे आने वाले समय में इंडिया नेपाल के साथ बात करता है, उस बात में क्या चीज निकलता है ये तो समय पे पता चलेगा। इंडिया को ऑलरेडी एक बहुत सॉफ्ट पावर की तरह देखा जा रहा है। चाइना इंडिया को ऑलरेडी बुली कर रहा है और नेपाल चाइना के बिहाफ पे इंडिया को बुली कर रहा है। तो इंडिया के लैंड को अपने मैप में मिला के दिखा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें चल रही हैं। इंडिया इस समय पे नेपाल की तरफ किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है ये एक समय पे ही पता चलेगा। इस समय पे जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल शांत है। उनको पता है कि नेपाल में इंटरनल स्ट्राइफ हो रही है, उसमें खुद बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी इंटरनल स्ट्राइफ के बीच में अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो इनको मौका मिल जाएगा एक एंटी स्टैंस बनाने का। अपने बीच की लड़ाई छोड़ के वो मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ने लगेंगे। इसलिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इस समय पे कोई कमेंट ना देके अच्छा ही कर रहा है ताकि वो आपस में लड़ें। तो अगर आपस में लड़ेंगे तो उनकी खुद की खामियां दूसरों के सामने आएंगी।
यहां पे ये बातचीत करी गई। हालांकि ऑथर ये भी बोल रहा है कि नेपाल के साथ इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। अगले पे चलते हैं, फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस की जब बात हो रही दोस्तों, और मलेशिया के एक्स पीएम नजीब रजक जी की बात हो रही है। यहां पे 3 लोगों का नाम मैं आपसे लेने की कोशिश करूंगा, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे। 3 लोग यहां पिक्चर में, एक है नजीब रजाक जी। नजीब रजाक जी मलेशिया के पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी पार्टी है UMNO, यूनाइटेड मलेज नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मुहियुद्दीन यासीन, और बीच में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कुछ समय के लिए महाथीर मोहम्मद। महाथीर मोहम्मद के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, नोनाजेनेरियन। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो नोनाजेनेरियन मिलेगा। नोनाजेनेरियन मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 90 साल से 99 साल के बीच में। बीच में वो कैप थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं। अब देखिए, नजीब रजाक जी दोस्तों, अभी अभी एक ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया है और ये बोला है कि भैया ये जो नजीब रजाक जी है ना, इनका एक बहुत बड़े फ्रॉड में, करप्शन में हाथ था, इसलिए हम इनको 12 साल की जेल की सजा देते हैं और $50 मिलियन का इनके ऊपर हम फाइन इंपोज कर रहे हैं। तो मलेशिया की एक टॉप कोर्ट ने नजीब रजाक जी को 12 साल की जेल की सजा और $50 मिलियन का फाइन डाला है। इनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया गया? इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। एक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम था 1MDB, और इस फंड के थ्रू इन्होंने इलीगल प्रैक्टिसेस की, पैसा को इधर उधर घुमाया और करप्शन किया। इसलिए इस करप्शन के चलते इनको यहां पे सजा दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए, नजीब रजाक पे बहुत समय पे इल्जाम लग रहे हैं। 2018 में नजीब रजाक जी की सरकार गिर गई और उसके बाद जो पावर आई, जो रूलिंग कॉलिशन आया, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महाथीर मोहम्मद। महाथीर मोहम्मद की भी सरकार नहीं चल पाई, ये भी गिर गई। और अभी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मुहियुद्दीन यासीन। अब मुहियुद्दीन यासीन को सपोर्ट है UMNO का। UMNO किसका पार्टी है? नजीब रजाक की। अगर UMNO मुहियुद्दीन यासीन से अपना सपोर्ट खींच लेते हैं तो मुहियुद्दीन यासीन की सरकार गिर जाएगी, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब यहां पे ये मुहियुद्दीन यासीन जो कि अभी के प्राइम मिनिस्टर है, एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन में, या तो मुहियुद्दीन यासीन नजीब सरकार के फेवर में बोले या उनके अगेंस्ट में बोलेंगे। अगर वो फेवर में बोलेंगे तो वो जो करप्शन के चार्जेस है नजीब रजाक जी के, उसमें उनको नजीब रजाक जी को बचाना पड़ेगा। तो देश के लोगों के सामने मुहियुद्दीन यासीन की जो इमेज जाएगी वो इमेज बहुत गंदी होगी। दूसरा, मान लीजिए मुहियुद्दीन यासीन ये बोलते हैं कि नहीं भाई, नजीब रजाक गिल्टी हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए, तो उस केस में नजीब रजाक की जो पार्टी है UMNO, यूनाइटेड मलेज नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टी अपना सपोर्ट मुहियुद्दीन यासीन से खींच लेंगी। अगर इस पार्टी ने मुहियुद्दीन यासीन से अपना सपोर्ट खींच लिया तो मुहियुद्दीन यासीन की भी सरकार गिर जाएगी। तो इस समय के लिए मुहियुद्दीन यासीन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है मलेशिया में। ये इस पूरे आर्टिकल का सार है। अभी के लिए ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई है नजीब रजाक को, उस सजा को कुछ समय के लिए पेंडिंग रखा गया है। पेंडिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि हायर जुडिशरी में यह कहा जा रहा है कि नजीब रजाक जी केस फाइल करेंगे। तो जब तक उस हायर जुडिशरी का डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट ने यह जो डिसीजन दिया है, इस डिसीजन को एनफोर्स नहीं किया जाएगा। यह पूरा सार है दोस्तों इस आर्टिकल का। इससे ज्यादा आसान तरीके से और कम समय में मैं आपको चीजों को समझा नहीं सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड, इंडियाज पैसिविटी इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल टेक रूल्स मस्ट एंड। भाई देखिए, यहां पे मुझे कुछ खास दिखा नहीं। ठीक है, अब चाइना की कुछ एप्स को, 59 एप्स को 29 जून को बैन किया था इंडिया ने। टिकटॉक उसमें से एक थी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और प्राइवेसी की बातचीत करके। अब यहां पे ये बोला गया कि यूएस में भी इस तरीके की एक चीज को, मतलब यूएस में भी टिकटॉक को बैन करने की बातचीत चल रही है। इंडिया में कुछ और बातें हो रही हैं। इंडिया में बातें ये हो रही हैं कि देखिए, हम लोग अभी 4G नेटवर्क में, 5G नेटवर्क में जाने की बात कर रहे हैं। अब 5G देने वाली कंपनीज दुनिया में बहुत से हैं। नोकिया भी देता है, एरिक्सन भी देता है, चाइनीज कंपनी है हुआई, ZTE, ये भी देते हैं। चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था इंडिया में 5G नेटवर्क लगाने का, क्योंकि ये जो हुआई कंपनीज है, ZTE हैं, ये बहुत सस्ते में आपके 5G के नेटवर्क को लगाती हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हुआई और ZTE के ऊपर ये इल्जाम है कि ये स्नूपिंग करते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ये सोच रहा है कि क्या हुआई जैसी कंपनीज को इंडिया में 5G नेटवर्क लगाने की परमिशन देनी चाहिए। अब ये चीज इंडिया के दिमाग में चल रही है। अब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये तो देखिए समय की बात है। लेकिन यहां पे ऑथर क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऑथर बोल रहा है कि while banning Chinese apps could have been a strategic necessity in the short run, the hastiness of this move should propel long-term strategic thinking on how digital issues constrain India's foreign policy.
कुल मिला के ऑथर ये पॉइंट आउट कर रहा है कि देखिए, जब आपका बॉर्डर पे क्लैश हुआ तब एक फॉरेन पॉलिसी, क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी इशू हमारे सामने निकल के आया और उसके बाद आपने जल्दी जल्दी में ऐपों को बैन कर दिया। मतलब कि जो हमारी डिजिटल पॉलिसी है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब बात यह है कि रिएक्टिव एंड एड हॉक टेक स्क्वॉबर्स कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर अ रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी। हमें एक रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है और उस रॉबस्ट फॉरेन पॉलिसी में हमें रिएक्टिव और टेक स्क्वैबल्स को लेके नहीं आना है। मतलब फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हुई चाइना के साथ तो हमने टेक के फील्ड में चाइना को काउंटर कर दिया, ये गलत है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। हमें नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान रखना है, उसके लिए एक रॉबस्ट नेशनल फॉरेन पॉलिसी लेके आना है और साथ ही साथ हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान रखना है। तो कल की डेट में मान लो चाइना के साथ वॉर हो गया और हम हवाई की एंट्री बैन कर देते हैं और उसके रिस्पॉन्स में चाइना बल्क ड्रग का एक्सपोर्ट हमारे देश में बैन कर देता है, तो ये तो एक डिजास्टर हो जाएगा इंडिया के लिए। और वो डिजास्टर किसके साथ जुड़ा होगा? एक फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी के साथ। तो ऑथर ये बोल रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव्ड होनी चाहिए और इसके लिए द रियलाइजेशन ऑफ दिस विजन रिक्वायर्स इंडिया टू एंगेज मोर कॉन्फिडेंटली इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस डिबेट्स एंड शेप इनकम्बेंट रूल्स एंड नॉर्म्स। तो यहां पे इंडिया को एंगेज होना पड़ेगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस डिबेट्स में और रूल्स और नॉर्म्स को यहां पे बदलना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये डिबेट्स कौन सी है? इन डिबेट्स के बारे में अभी मैंने आपसे बात की है। ये डिबेट, सबसे पहली बात, आपका ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप इसी डिबेट में आता है। फिर आपका ये जो ग्रुप ऑफ 6 गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स बने थे जिसमें 5 में इंडिया की मेंबरशिप थी, ये भी इसी डिबेट में आता है। क्राइस्ट चर्च कॉल भी इसी डिबेट में आता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, ये भी इसी डिबेट में आता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसी बात को खोलने की बात कर रहा है इंडिया, ये भी इसी डिबेट में आता है। माइक्रोसॉफ्ट इनिशिएटेड साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड सीमेंस लेड चार्टर ऑफ ट्रस्ट, ये भी इस डिबेट में आता है। पेरिस कॉल, ये भी इस डिबेट में आता है। तो ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। फिर ऑथर ये भी बोल रहा है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए वासेनार अरेंजमेंट किसके लिए है। तो इन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स में भी जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाता है, उस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को 2 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो इस्तेमाल किया ही जाता है। दूसरी बात, दूसरे देशों पे स्नूपिंग करने के लिए काम किया जाता है। हमारे इंडियन जर्नलिस्ट, लॉयर्स और एक्टिविस्ट को टारगेट करने के लिए भी काम किया जाता है। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और कंट्रोल रिजाइम और वासेनार अरेंजमेंट जो जो भी देश साइन करेंगे, उन देशों से ये बोला जाए कि भाई देखिए, सर्वेलेंस के लिए आप जो भी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहे हो, जिस चीज के लिए डिप्लॉय कर रहे हो आप उसी के लिए यूज करोगे। तो अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, अब पूरी दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां कहां पे डेवलप हो रही है, इस चीज के अगर आपको ऊपर स्नूपिंग करनी है तो उसके लिए आप सर्वेलेंस अपरेटस लगाओगे, वो ठीक है। लेकिन उस सर्वेलेंस अपरेटस को किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तो पता चला उस सर्वेलेंस अपरेटस से आप हमारे जर्नलिस्ट को, लॉयर्स, एक्टिविस्ट को टारगेट कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स को वासेनार में और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन में लेके आना पड़ेगा। फिर एक और बोल बच्चन बात यहां बोली गई, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रू दिस डिबेट्स, इंडिया मस्ट फंक्शन एज अ रूल शेपर टू प्रिजर्व सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ सिटीजन। ये भी एक बोल बच्चन बात है दोस्तों, इसको भी आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इस आर्टिकल के तो टाइटल से आप समझ हो गए होंगे इसमें क्या है, फ्यूअर स्पीशीज मोर डिजीज। देखिए, कम स्पेशीज होंगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होगी, जब हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो डिजीजेस ज्यादा होंगी। क्या इसका टाइटल है? इकोसिस्टम इंटीग्रिटी विल रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वन स्पेशीज टू अनदर। जितनी ज्यादा कम बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही जो वायरस का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर वो तेज होगा। कोविड-19 के पैंडेमिक में ह्यूमन लाइफ पे और इकोनॉमी में फर्क डाला है। लॉकडाउन के समय पे लोग बंद थे। अब जब लॉकडाउन के समय पे लोग बंद थे तो सड़कें खाली थी, जगहें खाली हो गई, तो आसपास के जंगल से जो वाइल्ड एनिमल्स थे दोस्तों, वो उतर के उन सड़कों पे आने लगे। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए, दुनिया भर में जो इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल रही हैं, जैसे कि अबोला, बर्ड फ्लू, मार्स, सर्स, निपा एटसेट्रा, ये सब वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड एनिमल से आई है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस को एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, माइनिंग डेवलपमेंट के लिए लैंड चाहिए, तो वो फॉरेस्ट को काट देते हैं, जो एनिमल हैबिटेट्स हैं उनको काट देते हैं और वहां पे जाके अपना काम करने लगते हैं। जब वो फॉरेस्ट और एनिमल हैबिटेट्स में एंट्री मारेंगे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ उनका एनकाउंटर होगा। जब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ उनका एनकाउंटर होगा तो वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। जब वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा तो उसकी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जब बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि
ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम को, इंटीग्रिटी को, ओवरऑल इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके चलते होगा क्या कि बहुत सारे वेक्टर्स और बहुत सारे पैथोजेंस इन एनिमल्स से ह्यूमंस में सीप हो जाएंगे। अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि कोविड-19 का ओरिजिन क्या है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जो वुहान के जो वेट मार्केट चलते हैं ना, वाइल्ड लाइफ मार्केट चलते हैं, वहां से फैला है ये। दो हाइपोथेसिस डिस्कस की जा रही हैं। या तो किसी ने एक बैट खरीदा, चमगादड़ खा लिया तो वो वायरस अंदर आ गया, या फिर ये चमगादड़ों से पेंगोलिन्स में गया और फिर किसी ने पेंगोलिन खा लिया, उससे ह्यूमंस को हो गया। अब इन वेट मार्केट्स की फोटो को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता था, पर वो फोटोज इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मैंने बंद ही कर दी उनको देखना। इतने गंदे मार्केट है, यूट्यूब पे सर्च मारिए, बड़ा ही स्ट्रांग दिल होना चाहिए इन वेट मार्केट्स को देखने का, मेरा तो भाई नहीं है। आगे बात की जाए तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप वाइल्ड लाइफ में इलीगल ट्रेड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप वाइल्ड के किसी जानवर को मार के अपने पास लेके आ रहे हो, उसके एनिमल प्रोडक्ट को या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को किसी ना किसी काम में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें उनके हैबिटाट्स और इकोसिस्टम्स तो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे, उनकी तो डाइवर्सिटी कम होगी ही होगी, प्लस आप उनके टच में आओगे, और जब आप उनके एक लिमिट से ज्यादा टच में आओगे तो ऑब्वियसली बात है, बीमारियां भी आएंगी। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग की बात की गई। इस वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के चलते हमारे देश का और दुनिया भर का जो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज है वो बहुत कम हो रहा है। तो इंडिया से बहुत सारी स्पेशीज को इलीगली स्मगल किया जाता है, चाइना में, वियतनाम में, लाओस में बहुत तरीके का इस्तेमाल होता है, वहां पे खाने में इस्तेमाल होता है, चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन में बनाने का इस्तेमाल होता है। तो बात ये कही जा रही है, तो करें क्या? तो करने के लिए कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया, जो कि इस आर्टिकल में बताया गया, मैं केवल उतने आपको बता रहा हूं। एक तो ये किया जा सकता है कि हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को ठीक से इन्फोर्स करें। इसके अंदर जिन जिन भी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रेड को प्रोहिबिट करने की बात की गई है, और उनके ट्रेड प्रोडक्ट्स को, एनिमल प्रोडक्ट्स को ट्रेड को प्रोहिबिट करने की बात की गई, इसको ठीक तरीके से इन्फोर्स किया जाए। फिर बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 का, इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर जो भी व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तीन चीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और फिर तीसरी नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, ये तीन चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि पूरी दुनिया भर के देशों ने मिलकर एक विजन बनाया है दोस्तों, 2050 विजन। इस विजन का नाम है लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर। उस लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर वाले विजन को भी हम फॉलो कर सकते हैं, बट देखिए वो इंटरनेशनल विजन है। हमारे लिए जरूरी ये है कि जो हमारे लोकल लॉज हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, अगर हम इनमें लिखी हुई चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं तो भी हम बायोडाइवर्सिटी के चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब बातें कही गई दोस्तों इस आर्टिकल में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजों को मैं ठीक तरीके से जस्टिस कर पा रहा हूं, एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए। 1500 पे इनके व्यूज रुके हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।